प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरातना वडोदरा में युवा शिविर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कीनो संबोधित कयो भारत ने बतायो दुनिया री नई उम्मीद। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में शिरकत करवा खातर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूगर्या है जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काल बैठक ने करेला संबोधित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में काल राखी गई मंत्री परिषद की बैठक। महकमा में पदोन्नति करवा सहित कई मुद्दा माथे लिया गया फैसला। रामायण सर्किट सु जुड़्या स्थलारा दर्शन खातर IRCTC कानीसु 21 जून सु शुरू करी जावेला भारत गौरव पर्यटन रेलगाड़ी। नेपाल रा जनकपुर और अयोध्या रा भी कराया जावेला दर्शन। और प्रदेश में 21 मई से नयो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होवारी संभावना। जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग में कटे कटे हो सके है बिरखा। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपको स्वागत और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरातना वडोदरा में युवा शिविर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। शिविर रो मकसद समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में बत्ता सु बत्ता युवाओं ने शामिल करनो है। प्रधानमंत्री कहो कि आज भारत दुनिया री नई उम्मीद है। हम सफलता के शिखरों को छुए, लेकिन हमारी सफलता सबकी सेवा का भी जरिया बने। यही भगवान स्वामीनारायण की शिक्षाओं का सार है और यही भारत का सहज स्वभाव भी है। અને આજે તમે ગુજરાતના ખૂણે ખૂણેથી અહીંયા આવ્યા છો બધા ત્યારે અને આટલી મોટી સંખ્યામાં યુવક યુવતીઓ મારી સામે નજરે ચડે છે ત્યારે મને પણ એમ થાય કે વડોદરા રૂબરૂ ગયો તો સારું થાત, તમને બધા રૂબરૂ મળ્યો તો ઓર મજા આવત, પણ સમયની મુશ્કેલી હોય છે, સમયના બંધનો હોય છે, એના કારણે પહોંચાતું નથી હોતું। અમારા જીતુભાઈ મુસ્કરાઈ રહ્યા છે બરાબર। બહુ સ્વાભાવિક છે, કારણ કે વડોદરા મારો ખાસો બધો સમય વડોદરામાં મને વિતાવવાનો મોકો મળ્યો છે ભૂતકાળમાં। અને મારે માટે તો ગર્વની વાત છે કે વડોદરાએ અને કાશીએ બંને મને એક સાથે MP બનાવ્યો। भारतीय जनता पार्टीए मने MP बनवा माटे टिकट आपी, परंतु वडोदराए अने काशीए मने PM बनवा माटे टिकट आपी। એટલે આપ કલ્પના કરી શકો છો કે વડોદરાનો નાતો કેવો રહ્યો છે। જ્યારે વડોદરાની વાત આવે એટલે અનેક બધા દિગ્ગજોની યાદ આવે। અમારા કેશુભાઈ ઠક્કર, અમારા જમનાદાસ, અમારા દત્તાભાઈ કોટી, શરદભાઈ ભોસેકર, કૃષ્ણકાંતભાઈ શાહ, અમારા સાથી નલિન ભટ્ટ, મકરણભાઈ દેસાઈ, બાબુભાઈ ઓઝા, हमारा रमेश भाई गुप्ता, अनेक चेहरा हमारी सामे तरवरे छे। અને એની સાથે સાથે યુવાન ટીમ જેમની જોડે મને અનેક વર્ષો સુધી કામ કરવાનો મોકો મળ્યો, એ પણ આજે ખૂબ ઉચ્ચ પદો પરથી વડોદરાની અને ગુજરાતની સેવા કરી રહ્યા છે। અને હંમેશા વડોદરા તો સંસ્કાર નગરી તરીકે ઓળખાયું છે। વડોદરાની ઓળખ જ સંસ્કાર નગરી, અને એ સંસ્કાર નગરીમાં સંસ્કાર ઉત્સવ થાય તો સ્વાભાવિક છે। અને તમને બધાને યાદ હશે વડોદરાવાળાને, બહુ વર્ષો પહેલા વડોદરામાં મેં એક ભાષણ કર્યું હતું, શાયદ પબ્લિક સ્પીચ જ હતી, અને એમાં મેં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનું વર્ણન કર્યું હતું।
ત્યારે તો સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી હજુ તો કલ્પના જગતની અંદર કામ ચાલતું હતું અને એ વખતે મેં કહ્યું હતું કે જ્યારે આ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બનશે અને દુનિયાની આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનશે એ વખતે વડોદરા એની મૂળભૂત ભૂમિ બની જશે. વડોદરા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનો મૂળ આધાર બની જશે. આ મારું વર્ષો પહેલાનું એક ભાષણ વડોદરામાં છે અને આજે સમગ્ર મધ્ય ગુજરાતમાં ટુરિઝમની આખી ઇકોસિસ્ટમ એનું કેન્દ્ર બિંદુ વડોદરા બની રહ્યું છે. જે રીતે પાવાગઢનું પુનર્નિર્માણ ચાલી રહ્યું છે અને માં કાલીના આશીર્વાદ આપણને મળી રહ્યા છે. મારી પણ ઈચ્છા છે આવનારા થોડા દિવસોમાં ક્યારેક માં કાલીના ચરણોમાં માથું નમાવા જરૂર આવીશ. પરંતુ ચાહે પાવાગઢ હોય કે અમારું સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી હોય, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय पदाधिकारी आज बैठक जयपुर में शुरू हो रही है. बैठक में शिरकत करने खातर पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर पहुंच गया है. पार्टी कार्यकर्ताओं का वनारा स्वागत खातर कई ठोरा माथे तैयारियां करी गई है. राष्ट्रीय अध्यक्ष आमेर में भी एक कार्यक्रम में शिरकत करेला. जेपी नड्डा आमेर में सुंदर सिंह भंडारी और कुशाभाऊ ठाकरे रा जीवन से जुड़ी प्रदर्शनी रो उद्घाटन करेला. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में काल राज्य मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की बैठक राखी गई. बैठक में न्यारा न्यारा महकमा में पदोन्नति और चिकित्सा सुविधाओं में विगत करवा सेती कई अहम फैसला लिया गया. मंत्री परिषद की बैठक में चारा डिपो खोलवा, पीवारा पानी की कमीवाला जिला में टैंकरासु पानी की आपूर्ति करवा खातर जिला कलेक्टर ने निर्देश दिया गया. इंदिरा गांधी नहर परियोजना महकमा और जल संसाधन आयोजना मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय आज श्री गंगानगर में राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी परियोजना रे तहत गंग नहर स्काडा नियंत्रण कक्ष रो उद्घाटन किनो. इन शुरुआत ने खास बताता तक मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय कहो कि पीबारा पानी और नहरी पानी की समस्याओं ने दूर करवा खातर राज्य सरकार प्रतिबद्ध है. बहुत शानदार तरीके से काम हो रहा है और बहुत समय के बाद हो रहा है. रीलाइनिंग पूर्ण रूप से हो जाने से पानी की बचत होगी, तेल तक पानी नहीं पहुंचता, इसकी शिकायत रहती है वो दूर होगी. और जो सेम की समस्या रहती है, आए दिन खेत खराब हो जाते हैं, इसके अंदर भी काफ़ी सुधार होगा. जब गवर्नमेंट के साथ में बात करके हम एक अभियान चलाएंगे, जहाँ पर अवैध रूप से पंप लगा रखे हैं उनको पंपों को हम जब्त करेंगे, उनके पाइपों को भी जब्त करेंगे. लेकिन अवैध रूप से जो पानी लिया जा रहा है, चोरी की जा रही है, उसको हम रोकना. रेल मंत्रालय का निशु भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी 21 जून से शुरू करी जा रही है. इन बाबत आज इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC रा अधिकारी खबर नवीसा ने बतायो कि यह रेलगाड़ी स्वदेश दर्शन रे तहत चिन्हित रामायण सर्किट से जुड़े स्थलारी सैर करावेला. IRCTC रा संयुक्त महाप्रबंधक डॉक्टर अच्युत सिंह बतायो कि धार्मिक पर्यटन ने बढ़ाव देवारा मकसद सु यह रेलगाड़ी 21 जून ने दिल्ली रा सफदरजंग रेलवे स्टेशन सु 18 दिन रा पर्यटन खातर शुरू वेला. वणा बतायो कि भारत और नेपाल रा दो तीर्थ स्थल अयोध्या और जनकपुर ने जोड़वा वाली यह पहली पर्यटक रेलगाड़ी है. इसमें हमारे रेल मंत्री जी ने अनाउंस किया था कि पूरे भारत में भारत गौरव पर्यटक ट्रेनें चलाई जाएंगी जो कि अलग अलग थीम बेस्ड सर्किट पे चलेंगी. तो उसी योजना के तहत 1 अप्रैल 2022 से इसको चलाने की योजना थी. उसी योजना के तहत पहली ट्रेन IRCTC चलाने जा रही, देश की पहली भारत गौरव ट्रेन जो कि 21 जून से जाएगी. और जो थीम बेस्ड सर्किट पे चलना था, तो पहली थीम बेस्ड सर्किट IRCTC ने जो चूज़ किया है वो रामायणा सर्किट है. तो रामायणा सर्किट पे पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन 21 जून को दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना की जाएगी. ये एक रामायण यात्रा जो है ये एक 18 दिन का टूर है. इसकी खासियत ये है कि एक तो इसका बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि ये देश की पहली पर्यटक ट्रेन होगी जो इंडिया से नेपाल जाएगी. अभी तक नेपाल कोई
टूरिस्ट ट्रेन नहीं जाती थी। रिसेंटली इंडिया से नेपाल के जनकपुर स्टेशन तक कुछ पैसेंजर ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ है, लेकिन अब ये पहली ट्रेन होगी जो अयोध्या होते हुए नेपाल के जनकपुर तक जाएगी। इसमें थर्ड एसी के 10 डिब्बे हैं। इसके अलावा एक पेंट्री कार है, 2 SLR हैं और एक स्टाफ कोच है। इस तरह से कुल 14 कोच की ये गाड़ी है और 18 दिनों के ट्रिप पे ये जाएगी। इसमें ये एक पूरा कंप्लीट पैकेज होगा और इस रामायण यात्रा में भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उन सारे प्लेसेस को ये कवर करेगी। दिल्ली से चल के अयोध्या, अयोध्या से बक्सर, बक्सर से जनकपुर, वाराणसी, श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट, उसके बाद नासिक, हम्पी, उसके बाद रामेश्वरम, कांचीपुरम, भद्राचलम जिसको कि दक्षिण भारत की अयोध्या बोलते हैं, और वहाँ से वापस दिल्ली। और ये कंप्लीट पैकेज 62,370 रुपए का है। और जब ये पर्यटन મંત્રાલય ભારત સરકાર કાનિસુ પર્યટનને બઢાવો દેવા ખાતર આજ ઉત્તર ખેતરના નુમાઇંદારે સાથે કાર્યશાલા રાખી ગઈ। કાર્યશાલામાં બેડ એન્ડ બ્રેકફાસ્ટ માલિકારે સાથે હોમ સ્ટેને ચલાવવા સુજુડી સમસ્યાઓ માથે વિચાર વિમર્શ કર્યો ગયો। जयपुर कार्यालयरा निदेशक करण सिंह कानिसु होम स्टेरा मालिकाने कोविड रे पाछे भारत सरकार कानिसु बनाई गई योजनाओं बाबत जानकारी दी गई। आप सबको ही वो कर लेना चाहिए। बजट में घोषणा की थी कि इसमें पर्यटन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, तो उसमें कुछ बेनिफिट्स जो टूरिज्म यूनिट्स हैं उनको दिए हैं। एक तो उसके बारे में इन सबको इन्फॉर्म करना था कि भाई वो कैसे अवेल करना है, क्या बेनिफिट्स हैं। दूसरा, पर्यटन मंत्रालय ने पोस्ट कोविड अपनी गाइडलाइंस रिवाइज की हैं और उसमें होम स्टे और जो B&B ऑनर्स है उनके लिए कुछ इंसेंटिव्स दिए हैं। उसके बारे में इन सबको इन्फॉर्म करना है कि क्या इंसेंटिव है, कितना है, कैसे उसको आप अवेल कर सकते हैं, उसके लिए क्या औपचारिकताएं हैं, फॉर्मेलिटीज़ क्या हैं। इसमें बेसिकली सब लोकल हैं, ज़्यादातर जयपुर से हैं क्योंकि गर्मी का टाइम है, बाहर से बुलाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बल्कि हम इस तरह के जो सिमिलर प्रोग्राम दूसरे स्टेशंस पे जाके उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर वहाँ भी करते हैं। भारत सरकार बेसिकली देखिए ये लोग हैं B&B होम स्टे ऑनर्स, इनको इनसे रिलेटेड जो योजना है उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसी के बारे में इनको बता रहे हैं। बीकानेर में संभाग स्तरीय युवा संवाद कार्यक्रम राख्यो गयो। संवाद कार्यक्रम में नवीन युवा नीति रे साथे राजस्थान युवा बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लांबा मौजूद हा। कार्यक्रम में बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ जिला रा युवाओं ने राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियां बाबत जानकारी दी गई। हमारी यूथ पॉलिसी को लेकर, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि युवाओं के लिए एक नई पॉलिसी बननी चाहिए, तो उसी के लिए हम बातचीत करने आज यहाँ पर आए हैं। और राजस्थान भर में मैं घूम रहा हूँ, युवाओं के सामने आज बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं, जिनमें सबसे बड़ी चुनौती मैं समझता हूँ बेरोज़गारी की है। और लंबे समय से एक माहौल देश भर में है इस तरह का कि रोज़गार नए जनरेट नहीं हो पा रहे हैं, चाहे नोटबंदी हो, GST हो, उसके बाद में जिस तरह से कोरोना में मिस हैंडलिंग हुई है, उसके बाद नए जॉब्स क्रिएशन तो दूर है, जो युवाओं के पास में जॉब्स थे वो भी चले गए हैं। तो एक बड़ी चुनौती है। उसके साथ साथ राज्य सरकार भी अपने स्तरों पर काम कर रही है। जैसे अभी इस साल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख नए रोज़गारों की बात की है इस बजट घोषणा में, और वो करेंगे। और उसके अलावा चाहे खादी ग्राम उद्योग हो, चाहे हमारे उद्योग विभाग हो, या दूसरे अनेक विभाग, जहाँ पर हम छोटे छोटे स्वावलंबन के कार्य नौजवानों को जोड़ सकते हैं और वो अपने पैरों पर खड़े हों, इसके ऊपर काम चल रहा है। राजस्थान की नवीन युवा नीति निर्माण के तहत आज बीकानेर संभाग के समस्त जिलों से कोने कोने से आए हुए युवाओं के साथ राजस्थान के नवीन युवा नीति का निर्माण किया जा रहा है। उसी के संदर्भ में रखकर आज माननीय युवा यूथ बोर्ड के अध्यक्ष श्रीमान जी सीताराम जी लांबा के नेतृत्व में ये कार्यक्रम संचालन हो रहा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में सभी युवाओं से ये आग्रह करना चाहूँगा कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार के द्वारा जो भी युवाओं के संदर्भ में योजनाएं संचालित की जा रही है, इन सभी
योजनाओं का संपूर्ण और भरपूर लाभ लेवें। नौजवान धीरे धीरे अपराध की ओर जा रहे हैं, नशे की ओर जा रहे हैं, तो तमाम नौजवान साथियों से मेरा ये भी निवेदन है कि हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि अधिकांश पूरे देश के अंदर नौजवानों की सामान्य है। परिवार की जिम्मेवारियों को समझते हुए हमें नशे से, अपराध से दूर रहना है। एक और मुख्य कारण जो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, देश के अंदर जो ये हालात बन रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। नौजवान पढ़ने लिखने के बाद रोजगार की उम्मीद रखता है, लेकिन जब रोजगार नहीं मिलता है, दर दर की सड़कों पे वो ठोकरे खाता है, तो उसकी मजबूरी बन जाती है कि वो अपनी आजीविका को चलाने के लिए कोई ना कोई संसाधन ढूंढे। इसलिए नौजवान साथियों से खास तौर से मेरा निवेदन है कि नशे से, अपराध से दूर रहें। प्रदेश भाजपा मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा चिंतन शिविर रे पाछे पार्टी पदाधिकारियों और विधायका कानीसु दिया जा रहा इस्तीफा ने लेर राज्य सरकार माथे वार कीनो है। वणा कहो कि चिंतन शिविर रा उल्टा नतीजा आबो शुरू हो गया है, जिनसु कांग्रेस री अंदरूनी कलह जनता रे सामने उजागर हो रही है। कांग्रेस के चिंतन शिविर का अब साइड इफेक्ट आने लगा है, और साइड इफेक्ट ये आने लगा है कि कांग्रेस के अंदरूनी कलह अब जगजाहिर होने लगी है। पहले कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने वाले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ थे। अब राजस्थान के अंदर भी कई विधायक असंतुष्ट, जो भरत सिंह जी ने पहले ही लिखा था कि राजस्थान में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, क्या कांग्रेस पार्टी उसके चिंतन की भी चर्चा करेगी। और साथ में अब गणेश गोगरा जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, उन्होंने भी सरकार की कार्यशैली को लेकर पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। और इसी तरीके से गुजरात के अंदर कुछ दिनों पहले कांग्रेस में शामिल होने वाले हार्दिक पटेल ने भी संगीन आरोप कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर लगाए कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को देश की चिंता नहीं है, आमजन की चिंता नहीं है, उनको चिंता सिर्फ अपने निहित स्वार्थों की है। तो अब कांग्रेस देश से समिटती हुई नजर आ रही है और अंतराकलह इतना बढ़ गया है कि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस की नाव डूबना तय है। कोई भी इस कांग्रेस रूपी नाव के अंदर सवारी करने के लिए तैयार नहीं है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुनीता मीणा बतायो कि राजस्थान पुलिस कानीसु चलाई जा रही सुरक्षा सखी योजना में कोई भी महिला पुलिस रे साथे जुड़ सके है। महिला और बालिका में आपरी निजी समस्याओं ने डर या झिझक रे कारण पुलिस ताई नी पुगा पारी है। एडी बगत में वणारी बाता अबे सुरक्षा सखियां पुलिस ताई पुगावेला। इन मौके स्टेट मिशन डायरेक्टर मंजू राजपाल, राजीविका ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी और सुनीता मीणा महिलाओं ने प्रेरित भी कीना। प्रयास कर रहे हैं कि प्रथम स्तर पर जो 45,000 के करीब का हमारा काडर है, जो इन्हीं बहनों से मिलकर बना हुआ है, वो अभी विभिन्न भूमिकाओं में अपना सहयोग दे रहे हैं। पशु सखी के तौर पर, कृषि सखी के तौर पर, उद्यम सखी के तौर पर, बैंक सखी के तौर पर, समूह सखी के तौर पर। तो ये जो सखी का कॉन्सेप्ट है, ये अगर सुरक्षा से जुड़ जाए तो एक तरह से हम मानते हैं ये सोने में सुहागे का काम करेगा। जो आत्मविश्वास उनको आगे बढ़ने के लिए चाहिए, उसमें अगर उनको सुरक्षा का कॉन्सेप्ट पुलिस के साथ जुड़कर उनके साथ एक और आत्मविश्वास इस बात के लिए आ जाए कि अगर घरेलू हिंसा का कोई मामला है, अगर कानून के उल्लंघन की कोई स्थिति बनती है, कानून क्या है, कानून के प्रावधान क्या हैं, और जो कानून की रक्षा करने के लिए उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले कंधे हैं, उन तक उनकी पहुंच कैसे हो सकती है। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना मामला बढ़वा लग्या है। काल 59 नवा मरीज सामू आया है। राजधानी जयपुर में सबसे बत्ता 28 मामला मिला है। इन अलावा अलवर में 12, दौसा में 6, नागौर में 4, अजमेर में 3, उदयपुर में 2 और कोटा, बीकानेर, धौलपुर और जोधपुर में एक नवा मामला सामू आया है। जोधपुर में मरी जा रही सार संभाल खातर राज्य सरकार का 100 मरीज सहायक नियुक्त किया गया है। ये सहायक अस्पताल में भर्ती मरी जा रही वनारा बिस्तर माथे ही सेवा करबारी जिम्मेदारी उठावेला। जिला मथुरादास माथुर अस्पताल में यह सेवा शुरू करी गई है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित बतायो कि इन सहायका ने अकुशल श्रेणी रे तहत लगायो गयो है। जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही बड़ी प्रोजेक्ट है, जिसमें पहले उन्होंने जो निःशुल्क दवा योजना चालू की थी, उसमें अब सभी अस्पताल में आने वाले कोई भी रोगी है, उसको, जो राजस्थान का निवासी है, उसको निःशुल्क दवा मिलेगी और उसको भी बेहतर तरीके से मरीज तक पहुंचे। उसमें भी हमने पूरा उनके निर्देशानुसार काम किया है कि मरीज को, जो भर्ती मरीज हैं,
उनको बेड पे ही दवाइयाँ मिल जाए ताकि उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़े, उनके इलाज में किसी प्रकार की देरी ना हो। उसके लिए हमने पूरा प्रयास किया है और प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से हमने करीब 100+ दवा सहायक लिए हैं, जो मरीज के लिए दवाई डीडीसी से लाएंगे, कोऑपरेटिव से लाएंगे और मरीज को बेड पे ही उपलब्ध कराएंगे। मरीजों की सहायता करते हैं, मरीजों की रिपोर्ट लाना है और दवाई लाना है, सैंपल जमा करवाना है, जो भी करे मरीजों की हेल्प करते हैं हम सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक। लगे हुए एमडी में हमने सेवा कर रहे हैं, हमारे बीच जो भी हो रही है, और एमडीएम हॉस्पिटल में हम सेवा कर रहे हैं। जो भी मरीज के सहायक लगे हुए हैं उनके लिए सब मरीज सहायक लगे हुए हैं, बच्चे जो सेवा हो रही है वो हम कर रहे हैं। हेल्पर के रूप में आई हूँ और मरीजों की सेवा करना और ना मतलब पहले क्या मैं 5 साल से वार्ड बॉय में काम कर रही हूँ, फिर सिक्योरिटी गार्ड में। मेरे को ना देश सेवा करना अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने हेल्पर के रूप में भेज दिया। परेशान बहुत होते थे यहाँ के मरीज, अटेंडेंट बहुत परेशान थे, जो गाँव से आते थे बुजुर्ग वगैरह, मैंने देखा है बूढ़ी और तो इधर उधर भटकते हुए, कोई मतलब हेल्प नहीं थी उनके लिए। और ना रिपोर्ट आती थी जब तक ना मतलब इलाज भी सही ढंग से नहीं मतलब करे तो कैसे करे, मतलब रिपोर्ट भी आना जरूरी है। ब्लड जांच का होता है, जैसे बाथरूम यूरिन जांच का होता है, सब उनको पता नहीं था। गांव के थे ना तो इधर उधर भटकते थे। इन लोगों ने बहुत अच्छा किया, हम लोगों को हेल्पर के रूप में भेज दिया और इनका ना मतलब जनता का और भी काम अच्छा आसानी से, जो भी मैं जाती हूँ सेवा करती हूँ, मेरे को थैंक यू और धन्यवाद देते हैं। एक कानी जठे टाबरियां पढ़ाई कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां कानी आकर्षित हो रही है और नौकरी करवा खातर देश सुबारे जारी है। वठे जयपुर री श्रेया भंडारी जापान री जानी पिछाणी डेको क्ले क्राफ्ट ने अपना देश में लियार अठारी गरीब तबकारी टाबरिया ने आर्थिक तौर माथे मजबूत बनावारो काम कर रही है। पेश है एक रपट। बचपन से दिमाग में पल रही रचना धर्मिता अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अच्छे भले चल रहे करियर को छोड़ जयपुर की डेको क्ले आर्टिस्ट श्रेया भंडारी ने अपने जुनून को जीने का फैसला किया। उनका जुनून था जापान के प्रसिद्ध आर्ट डेको क्ले क्राफ्ट को भारत में लाकर लोगों को यह कला सिखाना। श्रेया चाहती थी कि नए तरह के आर्ट के माध्यम से समाज में लड़कियों को आर्थिक तौर पर सशक्त किया जाए। उन्होंने जापान की प्रसिद्ध डेको क्ले क्राफ्ट को भारत में लोकप्रिय बनाने के लिए सबसे पहले खुद उसका औपचारिक प्रशिक्षण लिया। उनके बनाए डेको क्ले फ्लावर किसी भी कला प्रेमी का मन मोह लेते हैं। श्रेया जयपुर में सैकड़ों लड़कियों को इस कला को सिखाकर उन्हें सशक्त कर रही हैं। दिवाली की छोटी सी एग्जीबिशन को लेके मेरे दिमाग में आया थॉट कि कुछ एक अलग चीज़ ट्राई करते हैं, वर्कआउट करते हैं कि कुछ अगर अलग हम कर पाएँ। वहाँ से तो पूरा एंथिया का थॉट आया। मैंने काफ़ी रिसर्च करी कि क्या नए आर्ट फॉर्म्स चल रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्लोरल अरेंजमेंट्स एक बहुत बूमिंग इंडस्ट्री थी और धीरे धीरे करके हम एनजीओ की 2 लड़कियों से, फिर उनके फ्रेंड्स से, उनके रिलेटिव से आज हम एक पूरी टीम है। सो हम एक पूरी वुमेन एम्पावरमेंट आप कह सकते हैं इसको कि वी आर एन ऑल वुमेन टीम। श्रेया कहती हैं कि ये आर्ट पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल है। सभी कलाकृतियां हस्त निर्मित हैं। इसमें उन लोगों को वक्त लगता है, कई बार वे असफल भी होते हैं। श्रेया कहती हैं कि डिजाइन में नयापन लाने के लिए वह प्रकृति में मौजूद तमाम तरह के फूलों को डेको क्ले के माध्यम से डिजाइन करने का काम करती हैं। श्रेया बताती हैं कि लोग भी चाहते हैं कि वो अपने बगीचे के रोज रोज फूल तोड़कर घर में सजाने के स्थान पर इको फ्रेंडली और हस्त निर्मित फ्लावर डिजाइन को लगाएं। नया घर बनाने वाले हमसे अपने घर के अनुसार डिजाइनिंग की मांग करने लगे हैं। लोग आजकल चाहते भी हैं कि एवरीबडी कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो लोगों को चाहिए कि भाई रोज़ रोज़ हम फ्लावर अपने ही गार्डन से प्लग करके ना लगाए, कुछ हम ऐसी चीज़ें लगे रखें जो सुंदर भी हो, लॉन्ग लास्टिंग भी हो और इको फ्रेंडली भी हो। वहाँ पे हम दैट इज़ वेयर वी कम इन टू प्ले। हम इको फ्रेंडली क्ले यूज़ करते हैं, हमारे फ्लावर्स आर लॉन्ग लास्टिंग। जो हमारे पूरा स्टाफ है, जो सारी लड़कियाँ आती है, मैं ये चाहती हूँ कि ये सब अपने पैरों पे आज खड़े होकर अपना घर खुद चला पाए। श्रेया के साथ काम करने वाली गरीब परिवार की लड़कियां उनके साथ काम कर खुद को आर्थिक तौर पर सशक्त कर रही हैं, लेकिन उनकी बातचीत में उनके भीतर आत्मविश्वास भी साफ नजर आता है।
ये लड़कियां नई तरह की कला सीखने के साथ साथ अपने परिवार को आर्थिक तौर पर भी सहायता कर रही हैं। वे बताती हैं कि यहाँ उन्हें काम करने और सीखने का अच्छा वातावरण मिलता है। यहाँ 5 साल से काम कर रही हूँ। मुझे दीदी ने सिखाया है, मुझे इंटरेस्ट है इस काम में। हर तरीके के रोज़ बनते हैं, घर वालों की हेल्प हो जाती है, पैसे देते हैं, सैलरी मिलती है इस काम की। जब हम घर में रहते तो इतनी चीज़ की नॉलेज नहीं मिल पाती, तो हम बाहर निकलते तभी नॉलेज मिलती है। तो यहाँ पे मैम सर भी बहुत नॉलेज देते हैं हर चीज़ की, और हर टाइप की यहाँ पे फूल वगैरह सब होता है और अरेंजमेंट वगैरह सब यहाँ होते हैं। मैं यहाँ पे इस अर्निंग से मेरे ना पैसे से मैं अपने पढ़ाई का खर्चा करती हूँ। मैं अपनी पढ़ाई के लिए, मैं अभी फाइनल ईयर कर रही हूँ, तो उसमें पढ़ाई के लिए बुक्स वगैरह, फैमिली के लिए थोड़ा बहुत कुछ मतलब कर लेती हूँ। आज देश भर में श्रेया के डिजाइन किए हुए डेको क्ले के हस्त निर्मित फ्लावर आइटम लोकप्रिय हो रहे हैं। इसके साथ ही वे लड़कियों को सशक्त कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, जयपुर। મોસમ બાબત જાણકારી। प्रदेश में 21 मई सु नयो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबारी संभावना है। इनरा असर सु जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभागरा कई जिला में बिरखा हो सके है और धूल भरी आंधी चाल सके है, जबकि 2 दिन तक राज्यरा कई इलाका में लू चाल भरी संभावना भी जताई गई है। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात वडोदरा में युवा शिविर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किनो संबोधित कयो। भारत ने बतायो दुनिया री नई उम्मीद। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में शिरकत करवा खातर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूग्या जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काल बैठक ने करेला संबोधित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में काल राखी गई मंत्री परिषद की बैठक। महकमा में पदोन्नति करवा सहित के मुद्दा माथे लिया गया फैसला। रामायण सर्किट सु जुड़िया स्थलारा दर्शन खातर IRCTC कानीसु 21 जून सु शुरू करी जावेला भारत गौरव पर्यटन रेलगाड़ी। नेपाल रा जनकपुर और अयोध्या भी कराया जावेला दर्शन। और प्रदेश में 21 मई सु नयो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबारी संभावना। जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग में कठे कठे हो सके है बिरखा। राजधानी समाचार बुलेटिन अठे पूरो हुयो। नमस्कार।